नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड। मैं हूं पुनीत पाठक। खबरों के इस महाबुलेटिन में हम जानते हैं दिन की बड़ी खबरें और उनके पीछे की असल खबर। तो आज कौन सी बड़ी खबरें हैं देश की, प्रदेश की, जानने के लिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। न्यूज डिकोड की शुरुआत हम हर दिन करते हैं मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की किसी अहम खबर से, या फिर देश की ऐसी खबर जो आने वाले समय में हम पर सीधे असर डाले। यह खबर भी हम पर असर डाल सकती है, लेकिन आई है बिहार से, जहां जातिगत जनगणना पर एक विवाद की स्थिति बन गई। बिहार सरकार ने एक ऐसा फैसला किया जो हैरान करने वाला है। बिहार सरकार जेंडर को जाति कैटेगरी में ला रही। क्यों हमने ऐसा पाया, जरा इस रिपोर्ट में समझें। ये वो सूची है जो इन दिनों बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, जिसमें अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कोड बनाए गए हैं। सूची में आप जातियों के नाम और उनके निर्धारित कोड देख सकते हैं। बहरहाल मसला ये नहीं है, मुद्दा थर्ड जेंडर से जुड़ा है। बिहार सरकार ने थर्ड जेंडर के लिए भी कोड 22 जारी किया है। यानी बिहार में थर्ड जेंडर को लिंग से नहीं बल्कि जाति से जाना जाएगा। थर्ड जेंडर वालों का जन्म किसी भी जाति में हुआ हो, उसके लिए जाति आधारित गणना में जाति किन्नर, कोथी, ट्रांसजेंडर होगी। कहने का मतलब यह है कि बिहार सरकार एक लिंग को जाति मान रही है। बिहार सरकार के इस फैसले का थर्ड जेंडर समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रांसजेंडर की कोई जाति नहीं है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिहार सरकार जाति के आधार पर पहचान दे रही है, जो बिल्कुल गलत है। सरकार को हमें जेंडर के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए। तो कोई कितना भी नानुकुर करे, लेकिन अब जाति के आधार पर डेटा जमा करना है तो उसके लिए अलग अलग राज्यों में कई तरह की पहल हो सकती हैं। और जिन राज्यों में काम शुरू हो गया है उनके मॉडल्स के ऊपर देश की भी नजर है। तो खबर आपने इससे जुड़ी देखी, आई बिहार से, लेकिन इसका असर दूर तक जाएगा क्योंकि थर्ड जेंडर ने इसको लेकर विरोध प्रकट किया है। क्या आप सोच सकते हैं कि जाति के कॉलम में कोई पुरुष, महिला, मेल या फीमेल लिख दे? समझना पड़ेगा कि जाति और जेंडर दो अलग अलग चीजें हैं। इसी बहाने आज हम ट्रांसजेंडर समुदाय की दिक्कतों, उनके अधिकारों, उनके संघर्षों को जरा डिकोड कर लें। पहली बात जो समझनी पड़ेगी कि ट्रांसजेंडर लोग हमारे समाज का एक हिस्सा हैं। सामाजिक ढांचे में जेंडर या लैंगिक पहचान एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। इस पहचान को सामाजिक मान्यताओं ने दिनों दिन पुख्ता किया। समाज जेंडर को स्त्री पुरुष की बाइनरी में देखने और समझने का अभ्यस्त हो चुका है। इसके कारण समाज में थर्ड जेंडर को लेकर धारणा वही बनी, उनकी पहचान पर भी संकट पैदा करने वाली स्थिति बनी। ये कई हम वर्षों में देख रहे हैं। थर्ड जेंडर को प्रचलित बाइनरी से बाहर किया जाता है और इस पहचान को लेकर थर्ड जेंडर समुदाय लंबे वक्त से संघर्ष करता है, अलग अलग तरीकों से, कोर्ट से लेकर सड़क तक। संघर्ष सामाजिक और संवैधानिक दोनों स्तर पर चल रहा है। पहचान के लिए समाज की स्वीकृति और संवैधानिक मान्यता दोनों बेहद जरूरी थे। 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले ने थर्ड जेंडर को संवैधानिक अधिकार दे दिए, लेकिन अब भी सामाजिक स्वीकृति की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। बिहार सरकार ने ये बात सिद्ध कर दी कि वो थर्ड जेंडर के बारे में जो सोच रखते हैं वो उस वर्ग को मंजूर नहीं। थर्ड जेंडर के व्यक्ति को अपनी जाति लिखने का पूरा अधिकार है। जेंडर उनका अलग है, लेकिन जाति जिसमें वो पैदा हुए हैं वो जन्म से उनके साथ जुड़ गई। जेंडर को जाति मानने का फैसला, उनको अलग से कोड देने का फैसला, ये इस वर्ग को उचित या जायज नहीं लग रहा। अब देखते हैं कि इस आपत्ति के बाद सरकार अपने कदम पीछे लेती है, सुधार करती है, या फिर इस पर संघर्ष उनकी अपनी पहचान के संघर्ष की तरह लंबा खींचता है। अब आते हैं अगली बड़ी खबर जो मध्य प्रदेश से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच में चुनाव तक सवालों का सिलसिला चलेगा, ये तो तय था, लेकिन जुबानी जंग और पर्सनल कमेंट के स्तर पर यह कितनी जल्दी आएगा इसका ख्याल शायद लोगों को नहीं था। देखें आज क्या हुआ। एमपी में बयानों की गर्माहट से सियासी पारा हाई हो गया। भोपाल में सीएम शिवराज ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वोटों की भूख में कमलनाथ इतने पागल हो गए कि एमपी को अशांति और वैमनस्यता की खाई में झोंकना चाहते हैं। प्रदेश में हर त्योहार शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाता है, जो कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। वोटों की भूख में आप इतने पागल हो गए
कि मध्य प्रदेश को झोंकना चाहते हैं आप अशांति और वैमनस्य की खाई में? क्या आप मनी मन ये काम ना करते हैं कि दंगे भड़क जाएं? सीएम का ये बयान कमलनाथ को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कमलनाथ ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर कर लिखा कि पूरी दुनिया देख रही है कि एमपी के मुख्यमंत्री कैसी हरकतें कर रहे हैं। उनके भीतर की सारी सभ्यता, मर्यादा और संस्कार खत्म हो चुके हैं। वो सड़क छाप गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। कमलनाथ के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों पक्षों के नेताओं के बीच भी वाक युद्ध शुरू हो गया। कांग्रेस के नेताओं के पास असत्य आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और विजय को देखकर वो बौखला रहे और असफलता में सफलता खोजने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ जी की जो भाषा है वो आपत्तिजनक है, गैर कानूनी है, अनैतिक है। आप भड़का रहे हो लोगों को दंगा के नाम पर, अराजकता के नाम पर। आप किन मजहब के लोगों के सामने बैठकर बात कर रहे हो? उकसाने का काम कर रहे हो, आप उनको भड़काने और भरमाने का काम कर रहे हो। कमलनाथ जी, इस उम्र में आपको ये शोभा नहीं देता। जो कुछ भी अशांति देश के अंदर हो रही है या मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी खुद आग लगाती है, क्योंकि उसे सत्ता की कुर्सी चाहिए। दरअसल छिंदवाड़ा में बुधवार को रोजा इफ्तार पार्टी के दौरान कमलनाथ ने दावा किया था कि बीजेपी देश में दंगे करवाना चाहती है। उनके बयान का वीडियो सामने आने के बाद से बीजेपी उन पर हमलावर है। चुनाव के चंद महीने पहले ऐसे बयान से ध्रुवीकरण बढ़ने की उम्मीद है और सियासी पार्टियां इसका लाभ लेने के लिए इसे तूल दे रही हैं। अब निश्चित तौर पर ये एक तरह से प्रतिदिन की एक स्थायी खबर बन गई है कि मुख्यमंत्री सवाल पूछते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उसका जवाब देते हैं, या इसका वाइस वर्सा, पूर्व मुख्यमंत्री सवाल पूछते हैं और मुख्यमंत्री उसका जवाब देते हैं। सवाल जवाब होना चाहिए, संवाद जरूरी है, लेकिन जो आप सोचते हैं कि हम तकरीबन हर दिन आपको इस तरह की खबरें दिखाते हैं, खबर जो आपने देखी तकरीबन हर दिन ये सिलसिला दिखाई पड़ता और ऐसे बयान हम आपको दिखाते हैं जो आपत्तिजनक है, अमर्यादित होते हैं, लेकिन हमारी भी ये मजबूरी बन जाती है कि नेता जो दिन में कहते हैं और दिन भर उस पर जो बयानों की सीरीज चलती है वो आप तक पहुंचानी पड़ती। एक बार फिर से दंगा, पागलपन, सड़क छाप भाषा, ऐसी राजनीतिक संज्ञाओं को जरा हम डिकोड करते हैं। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि मौजूदा राजनीतिक दौर में राजनीतिक शुचिता का ध्यान नहीं रखा जा रहा और ऐसा करने वालों में प्रथम से लेकर अंतिम पंक्ति तक के नेता शामिल दिखते हैं। राजनीतिक विद्वेष इतना बढ़ चुका है, यानी आपस में बैर इतना बढ़ गया है कि भाषा की न्यूनतम मर्यादा तक नहीं पालन की जाती। कमलनाथ ने पहले आरोप लगाया कि बीजेपी दंगे करवाना चाहती। सवाल यह, आपके पास क्या इस बात की ठोस साक्ष्य हैं जो आपने रखे हैं सामने? अगर सबूत हैं तो जनता के सामने जरूर पेश करना चाहिए ताकि जनता भी सच समझे। कोर्ट में पिटीशन दायर करके उस पर एक्शन लिया जा सकता है अगर मामला गंभीर है। इफ्तार पार्टी में इस तरह के बयान देकर क्या और किस तरह की राजनीति कांग्रेस पार्टी आगे ले जा रही है, ये समझ से परे। अब बारी आती है मुख्यमंत्री या सत्ता पक्ष की। उन्होंने पागलपन शब्द का जिक्र किया, उम्र पर वार किया। आज भी इस बात के जवाब में उम्र को कोट किया कि इस उम्र में शोभा नहीं देता। शब्दों के चयन, इसमें पर्सनल सीमाओं को क्यों लांघना, इस स्तर तक क्यों जाना, ये जनता की समझ से परे। बहरहाल जनता को असल मुद्दे और अपने मुद्दे चाहिए। नेताओं के बीच जंग की वजह के तौर पर या बहस की वजह के तौर पर वो गायब हैं। पर्सनल कमेंट से ये रिप्लेस हो रहे हैं। अगली खबर दुर्ग से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने साफ कर दिया कि पहले लोग शराब पीना बंद करें, शराबबंदी तभी हो सकती है। शराबबंदी करके बिहार, गुजरात का उदाहरण देकर उन्होंने जताया कि यहां ये क्यों अव्यवहारिक है, जिसे उन्होंने खारिज किया। देखें आप। शराबबंदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक अहम बयान दिया है। ये बयान शराबबंदी की मांग करने वालों के लिए निराशाजनक तो शराब के शौकीनों के लिए राहत भरा है। शुक्रवार को दुर्ग में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने साफ शब्दों में कह दिया कि प्रदेश में शराबबंदी से पहले शराब पीने वाले शराब पीना बंद करें। मुद्दे कैसे है कि दुकान बंद करना है तो 1 मिनट काम मैं भी आदेश करूँ बंद हो जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि कोई शराब नहीं पिया। ये कसम खाओ मोल बंद करें, कोई तकलीफ नहीं। वो जनता ज्यादा कीमत हो, पैसा कीमत नहीं हो सकता। आदमी स्वास्थ्य ज्यादा कीमती है। बिहार के संदर्भ में हम लोग आए दिन न्यूज़ सुनते रहते हैं, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। तो ये कठिन एक निर्णय है, उसमें मुख्यमंत्री जी के स्तर पे ही कोई फैसला हो पाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार शराबबंदी को लेकर किए गए वादों को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी सह प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में शराबबंदी का वादा किया था, गंगा जल को हाथ में लेकर कसम खाई थी और उसे भी अपवित्र कर दिया।
छत्तीसगढ़ की महतारी आज दुखी है कि उनकी बेटी के साथ जो शराबबंदी का कानून लाने की बात कहा था, जिस गंगा जल को कसम खाया था, उसको भी अपवित्र किया। इसलिए प्रियंका से कोई उम्मीद नहीं है छत्तीसगढ़ की बहनों की। कुल मिलाकर ये साफ हो गया कि प्रदेश में फिलहाल तो शराबबंदी नहीं हो रही है, हालांकि इस पर बयानबाजी होती रहेगी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इशारों में शराबबंदी को लेकर जो कुछ भी कहा है, कई बातें इससे साफ हो गई हैं। विपक्ष जो बार बार हमलावर है, उनको भी एक तरह से जवाब मिल चुका है। वो दरअसल क्या बातें जो इशारों में कही गई, इसको हम डिकोड यहां कर रहे हैं। पहली बात, सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती कि शराबबंदी का मुद्दा आने वाले चुनाव में इस साल के अंत में बेहद अहम होगा और विपक्ष इसे जोर शोर से उठाएगा। शराबबंदी क्यों? हर वो मुद्दा जो उन्हें लगता है अधूरा है, जिसको आबादी का उनको लाभ मिल सकता है, ऐसा काम कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियां बन सकता, इसीलिए अभी से उन मसलों का हल ढूंढा जा रहा है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री स्वयं बड़े संजीदा नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जनता के सामने सच्चाई को, फैक्ट्स को रख रहे हैं। बात सही भी है, हाइपोथेटिकल तौर के ऊपर शराबबंदी को लागू कर देने मात्र से क्या काम चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली शराबबंदी का मामला है गंभीर और वायदा आपका है। सबसे बड़ा इशू का जिक्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज किया और साफ शब्दों में किया। जिन राज्यों में शराबबंदी है वहां अवैध जहरीली शराब एक बड़ा मुद्दा है, चुनौती है और अक्सर उसमें जाने जाती हैं। ये फैक्ट है क्योंकि इसके फिगर सामने हैं। आम लोगों को उसका खामियाजा उठाना पड़ा, ये बात भी सच है। जागरूकता लाकर के आप इस मसले का हल ढूंढ सकते हैं, ये जानते सब हैं, लेकिन अकेले जागरूकता से काम चल जाएगा, ये सवाल विपक्ष बार बार उठा रहा है। और एक बड़ी बात ये कि इस पूरे मुद्दे पर अगर आपने वायदा किया है तो आप इस वायदे को क्यों नहीं निभा रहे, और वायदा करने से पहले आपने इन तमाम चीजों को क्यों नहीं सोचा, ये कहकर विपक्ष घेर सकता है और घेर रहा है। और फिर दोहराएंगे, हर वो मुद्दा जो चुनौती में डाले, कठिनाइयों में डाले, विपक्ष इन दिनों उठा रहा है। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां एक तरफ कमलनाथ शिवराज के बीच कटुता देखने को मिल रही, जिसकी खबर हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई, तो दूसरी तरफ दोनों दलों के दो बड़े लीडर्स के बीच में राजनीतिक कटाक्ष भी जमकर हो रहे हैं। रिपोर्ट देखें। जिस पद के लिए हमेशा प्रयास करते रहे लेकिन नहीं पा पाए, जब पार्टी छोड़ के गए हैं, जिसका दाना पानी लेकर इस राजनीति में अपनी हैसियत बनाई है, तो तत्काल मुख्यमंत्री बने, हम उनको बधाई धन्यवाद देंगे। कम से कम ग्वालियर का मुख्यमंत्री तो बनेगा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बयान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिया था और कहा था कि भले ही सिंधिया कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी में चले गए हों, लेकिन वो चाहते हैं कि सिंधिया बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री बने। और आज सिंधिया ने इसी विषय पर प्रतिक्रिया दी। सिंधिया ने कहा कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी में रहे या फिर बीजेपी में, जनता का विकास और उनकी सेवा पहली प्राथमिकता रही है और इसी मंशा से वो पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं। हमारी एक ही मंशा है, एक ही सोच है, एक ही विचारधारा है और वो है जनता का विकास, जनता की सेवा और एक सेवक के रूप में कार्य करने की। और उसी मंशा के साथ पिछले 20 वर्ष मैंने कार्य किया है और आप लोगों के आशीर्वाद और ग्वालियर की जनता के आशीर्वाद से उसी तरह जीवन के आखिरी सांस तक मैं कार्य करने की कोशिश करूँ। ग्वालियर चंबल की 34 सीटें दोनों ही पार्टी के लिए सत्ता तक पहुंचने के लिए बेहद अहम हैं। गोविंद सिंह और सिंधिया दोनों चंबल अंचल से आते हैं और 2023 के चुनाव में दोनों नेताओं पर इस इलाके में अपनी पार्टी को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी होगी। तो जो बयान दिया है वो बयान देने वाले भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष हैं मध्य प्रदेश में, माधवराव सिंधिया के साथी रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता के साथी का ये बयान देना, उसके अपने मायने इसके पीछे छिपे क्या है, इसको हम डिकोड यहां करना है। गोविंद सिंह का ये इच्छा प्रकट करना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब सीएम बनने चाहिए, विशुद्ध तौर पर सिंधिया पर एक कटाक्षी है। वो ये जताना भी चाहते हैं कि सिंधिया को बीजेपी कभी सीएम बनने नहीं देगी या बीजेपी के अंदर कुछ लोग उन्हें वहां तक पहुंचने नहीं देंगे। ये बात वो जान रहे हैं और जनता भी जान रही है। दूसरी तरफ सिंधिया ने बेहद सधा और संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो जनता की सेवा करते हैं, करते रहेंगे और एक नेता आदर्श तौर के ऊपर यही बात कह सकता है पब्लिक डोमेन में। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब कांग्रेस ने सिंधिया की इज्जत नहीं की तो क्यों नहीं की, ये वो स्वयं भी उठाते हैं सवाल। तब गोविंद सिंह और दूसरे नेताओं ने सिंधिया के नाम की वकालत वैसे क्यों नहीं की जो उनको उस पद तक पहुंचाता। तब गोविंद सिंह ने सिंधिया को सीएम बनाने की वकालत राहुल, सोनिया या प्रदेश के बड़े नेताओं से क्यों नहीं की। कुल मिलाकर सिंधिया ने जो कटाक्ष कांग्रेस को
दिया है उसका दर्द उभर कर सामने आ जाता है और फिर सिंधिया के ऊपर इसका तंज जाता है। चलिए, ये तंज देखकर कसने का सिलसिला या कटाक्ष करने का सिलसिला राजनीति में कोई नई बात नहीं है, और ऐसा कह के आप थोड़ा सा अगर अशांत माहौल विरोधी खेमे में बनाते हैं या बना सकते हैं तो उस पर नेता पीछे नहीं हटते हैं, जिसे आप राजनीतिक कूटनीति भी कह सकते हैं। 13 अप्रैल को जगदलपुर में कांग्रेस में भरोसे का सम्मेलन आयोजित करवाना है और इस सम्मेलन में उनकी शीर्ष नेता प्रियंका गांधी शामिल होने आ रही हैं। तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है और राजनीति भी शुरू हो गई। ये कांग्रेस की जगदलपुर में हुई एक अहम बैठक की तस्वीरें हैं, जिसमें आप मंत्री कवासी लखमा को कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते देख सकते हैं। ये बैठक 13 अप्रैल को जगदलपुर में होने वाले भरोसे का सम्मेलन की तैयारी को लेकर हुई। इस सम्मेलन में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। बैठक में आम कार्यकर्ताओं के साथ साथ बस्तर संभाग के सभी विधायक मौजूद रहे। पैसा नियम लागू करने वाला मुख्यमंत्री को बस्तर में आदिवासी लोग रहते हैं, इसलिए सम्मत करने के लिए 13 तारीख को डेट फाइनल हुआ है। मुख्यमंत्री के मुख्य अध्यक्षता में एक कार्यक्रम संपन्न होगा। वहीं दूसरी तरफ भरोसे के सम्मेलन और इस सम्मेलन में प्रियंका गांधी के शामिल होने पर बीजेपी ने तंज कसा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के किसी भी नेता का कितना भी वार दौरा हो जाए, नहीं लगता कि कांग्रेस को इस बार कोई लाभ मिलेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नबीन ने ये विचार प्रकट किए। मंत्रिमंडल और संगठन दिल्ली गए हुए थे और उठापटक अभी जो कांग्रेस में चल रहा है, क्योंकि सामने आने वाले समय में चुनाव भी है, कई बातें सरकार के संगठन की रहती है, तो मुझे लगता है कि मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और क्या रिजल्ट आएंगे मुझे नहीं मालूम। प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ आए या दिल्ली जाए या जापान जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कांग्रेस के युवराज को भले राजा बनाने में लगी हैं, पर करोड़ों माँ और बहनों को कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ महतारी आज दुखी है। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे को लेकर कांग्रेस तैयारी कर रही है। इससे पहले शाह भी बस्तर का दौरा कर चुके हैं। कुल मिलाकर दोनों दलों का फोकस बस्तर पर है। तो दोनों पक्ष जानते हैं और खासतौर पर सत्ता पक्ष जानता है कि बस्तर सत्ता की चाबी है और इस चाबी में वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा महिला वोटर्स का है। इसीलिए भरोसे का सम्मेलन वहां एक अहम रोल अदा कर सकता है। वहां बीजेपी का भी फोकस है, लेकिन क्या गांधी परिवार के सदस्यों के पहुंचने से कांग्रेस को हेल्प मिलेगी और बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी, ये देखेंगे कुछ वक्त में जब ये आयोजन होगा। अगली खबर रायपुर से। यहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचे और हिंदू राष्ट्र की मांग को एक तरह से खारिज करते हुए राम राज्य को असली मांग बताया। देखें आप। ये शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं, जो इन दिनों रायपुर में हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं और शुक्रवार को भी अविमुक्तेश्वरानंद चर्चा में रहे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमारी हिंदू राष्ट्र की कोई मांग नहीं है, क्योंकि कोई प्रारूप सामने नहीं है। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य चाहिए। ये बांट कर राज करने की रणनीति है। तो हमने ये कहा कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने अभी तक कोई प्रारूप सामने नहीं रखा है, और जब तक कोई प्रारूप सामने नहीं आता है कि हिंदू राष्ट्र होने के बाद हमारे देश में हमारे व्यवहार में क्या अंतर आ जाएगा, तब तक हम इसका न तो समर्थन कर सकते और न तो विरोध। तो हम हिंदू राज्य नहीं, हम राम राज्य की मांग करते हैं और वही करते रहेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान ऐसा है जिस पर बहस लाजमी थी और देखने को भी मिली। सीएम भूपेश ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान का समर्थन किया है। शंकराचार्य जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। राम राज्य की बात महात्मा गांधी ने भी कही। एक आदर्श स्थिति है राम राज्य की और छत्तीसगढ़ सरकार उस दिशा में चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर ऐसे जवाब देती दिखी जैसे बीजेपी बस रस्म निभाने के लिए जवाब देना हो। तो समय समय पर गुरुओं का मार्गदर्शन मिलते रहता है और शंकराचार्य जी ने जो मार्गदर्शन दिया है तो निश्चित रूप से उस पर जिनको विचार करना है विचार करेंगे। कुल मिलाकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान से एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र पर बहस होती दिखी। तो जिस राज्य में 4 दिशाओं से संतों ने यात्रा निकाली हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर, उस राज्य में आकर शंकराचार्य जी का यह कहना कि राम राज्य चाहिए, तो आखिर दोनों में फर्क क्या है, जरा इसको हम डिकोड कर लेते हैं। ये बात समझनी पड़ेगी कि शंकराचार्य का बयान पॉलिटिकल एंगल से हिंदूवादी विचारधारा का विरोध करता है। राम राज्य का तात्पर्य हिंदू राष्ट्र नहीं, जैसा कि हिंदूवादी संगठनों की मांग है इन दिनों।
बहरहाल राम राज्य का अर्थ है ऐसी शासन व्यवस्था जहां किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, सबके अधिकारों की रक्षा हो, सबको समानता से न्याय मिले। सभी पॉलिटिकल पार्टीज दावे इसी बात के करती कि उनके शासनकाल में देश में या प्रदेश में समानता, सद्भाव, शांति, न्याय, इन सब का प्रयास है। कुल मिलाकर शंकराचार्य के विचार बेहद उत्तम हैं और एकदम सटीक हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि साहब, हिंदू राष्ट्र जैसी कोई परिकल्पना है ही नहीं, उस परिकल्पना के ऊपर कोई मसौदा नहीं है जिस पर सहमति या फिर आप असहमति प्रकट करें। लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी को कितना न्याय दे पाएगी, सूट करेगी, और बीजेपी को ये सूट क्या नहीं करती, इस पर जरूर और डिबेट हो सकती है। इसको जरूर और डिकोड किया जा सकता है। आज के न्यूज़ डिकोड में बस इतना ही। अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।